ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ वेव मोशन। बच्चों वेव मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं दैट वी शुड अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ वेव चैप्टर। ठीक है, सो लेट मी टेक द फर्स्ट टर्म, वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। ठीक है, इसी डिफिनीशन के साथ साथ हम बहुत सारे तरीके से इस वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। बेटा अगर मैंने बोला कि अगर एक वेव का डिजाइन आपको याद हो, कुछ इस तरह से दिखता है, इस पूरी लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? एक वेव लेंथ। वेव लेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, और क्योंकि एक लेंथ है तो इसकी जो यूनिट होगी बेटा, वेव लेंथ की यूनिट भी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर ही होती है। इसमें कोई खास बात मत समझना आप लोग। ठीक है, तो जैसे कोई भी एक क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस देख लो, इसको भी एक वेव बोल सकते हो, या एक ट्रफ और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस बोल दो, उसको भी एक वेव लेंथ बोल सकते हो। ठीक है, या फिर एक पूरे यहां मीन पोजीशन से दूसरे मीन पोजीशन तक जाने वाली डिस्टेंस को भी वेव लेंथ बोल सकते हैं। कई तरीके से समझाता हूं इसको, देखो, वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the wave during time in which one particle of the medium completes one vibration about its mean position। ठीक है, एक पार्टिकल जब अपना पूरा मोशन यहां से, इस रेड पार्टिकल को देखो, ये यहां जाता है और यहां आता है। ठीक है, इस पूरे मोशन को एक टाइम पीरियड बोला जाता है। ठीक, इतनी देर में वेव जहां चली जाती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं एक वेव लेंथ। ठीक, दो डेफिनेशन हो गई। तीसरी देखते हैं बेटा, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब एक ही पोजीशन पर है, सिमिलर पोजीशन पे है। ठीक है, समझाता हूं मैं इस बात को। देखो, ये वाला पार्टिकल के बाद वेव का क्रेस्ट आता है और इस पार्टिकल के बाद भी वेव का क्रेस्ट आता है, तो ये दोनों किस में कहलाएंगे? सेम फेज में कहलाएंगे। वैसे ही ये क्या हो गई हमारे लिए? वेवलेंथ हो गई। दूसरा कोई और तरीका, ये पार्टिकल एक क्रेस्ट है और ये भी एक क्रेस्ट है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी? एक वेवलेंथ ही होगी, लैम्डा। तो दो पार्टिकल्स जो सेम फेज में है, मतलब सेम पोजीशन पे हैं, सिमिलर पोजीशन पे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेम फेज में होने वाले पार्टिकल्स। और उनके सबसे पास वाले दो पार्टिकल्स जो सेम फेज में होते हैं उनके डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक वेवलेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड इज नोन एज वेवलेंथ। एक टाइम पीरियड, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं उसको, उतनी देर में जितना वेव चली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक वेव लेंथ बोलते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ द वेव इनटू टाइम पीरियड। ये रिलेशन भी याद रखी जा सकती है, लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव इनटू टाइम पीरियड। ठीक, टाइम पीरियड क्या है वो भी हम कुछ देर में समझेंगे आगे। पहले एक बार वेवलेंथ की और भी डेफिनेशंस बता देता हूं। अगर ट्रांसवर्स वेव मोशन हो रहा है बच्चे, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट ले सकते हो, या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ ले सकते हो, या फिर इन विच वन ट्रफ एंड वन क्रेस्ट आर कंप्लीट। वो डिस्टेंस जिसमें पूरा एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो जाए उस डिस्टेंस को भी हम क्या बोल सकते हैं? वेवलेंथ बोल सकते हैं। इस पूरी डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल दो, या दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल दो, या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल दो। सारी ही बातें यहां पर वैलिड है। ठीक है, किसमें? ट्रांसवर्स वेव में। अच्छा, वैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा बेटा? देखो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन, या दो कंप्रेशंस के बीच की जो डिस्टेंसेस हैं उनको भी हम क्या बोल देते हैं? एक वेवलेंथ बोल सकते हैं। देखो, जैसे स्प्रिंग में ही दिखाया था मैंने, ये रेयरफैक्शन आया, ये कंप्रेशन आया, ये रेयरफैक्शन आया, ये कंप्रेशन आया, ये रेयरफैक्शन आया, ये कंप्रेशन आया। ठीक बच्चे,
ये हमने क्या बोला, रेयर फैक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयर फैक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयर फैक्शन है, ये कंप्रेशन है। तो दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोल सकते हो आप, एक वेवलेंथ। या दो रेयर फैक्शन के बीच की डिस्टेंस को भी आप क्या बोल सकते हो, एक वेवलेंथ। या जितनी देर में एक रेयर फैक्शन और एक कंप्रेशन कंप्लीट हो जाता है, इस पूरी वेवलेंथ, इसको भी एक वेवलेंथ बोला जा सकता है। ठीक है, समझने वाली बात है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी का लिटरल मीनिंग सोचते हैं इंग्लिश में, हाउ मेनी टाइम्स या हाउ फ्रीक्वेंट एनीथिंग इज हैपनिंग इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकेंड में बनने वाली नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स फॉर्मिंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। एसएचएम में आपने फ्रीक्वेंसी देखी होगी, एक सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो कंप्लीट करता है वो पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ्स ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है, कितनी वेव्स एक सेकेंड में बन जाती है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दो ले सकते हैं, वहां पे हर्ट्ज ले लेते हैं कभी कभी। ठीक है, हर्ट्ज स्मॉल लेटर से लिखो तो पूरा HERTZ, अगर सिंबल लिखना है तो कैपिटल लेटर से। या फिर 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, एक्चुअली 1 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो पर सेकेंड भी वहां पर यूनिट ले लेते हैं कभी कभी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है वो देख लो, थोड़ी देर में अभी दिखाता हूं मैं। टाइम पीरियड समझने के बाद, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। टाइम पीरियड समझते हैं पहले। वेव्स की बात छोड़ो, अगर मैं सिर्फ टाइम पीरियड की बात करूं एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल के लिए, जैसे ये पेंडुलम हो गया बेटा, पेंडुलम को सपोज करो बेटा मैंने यहां से रिलीज किया, ये यहां से यहां आता है, यहां से यहां आता है। ठीक, फिर यहां से वापस जाता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। तो यहां से यहां तक का मोशन और फिर यहां से यहां तक का मोशन, उसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाता है। और इसके ड्यूरेशन में जो टाइम लगा है उसे हम क्या बोलते हैं, इस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, 1 कंप्लीट टाइम पीरियड। टी सिंबल होता है। ठीक है, वैसे वेव में क्या होगा, इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू द वेवलेंथ। जितनी देर में वेवलेंथ जितना चली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक टाइम पीरियड। ठीक, तो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड बहुत सिंपल सी बात है बेटा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। सपोज करो कि पार्टिकल का टाइम पीरियड मैंने बोला 0.2 सेकेंड। ठीक, मतलब एक पार्टिकल एक कंप्लीट ऑसिलेशन कितनी देर में कर लेता है, 0.2 सेकेंड में कर लेता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको कैलकुलेट करने को कही जाएगी तो आप लिखोगे 1/t, तो 1/0.2 मतलब कि क्या हुआ, 5 हर्ट्ज। ठीक है, या 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड। अगर 0.2 सेकेंड में एक वाइब्रेशन होता है तो नेक्स्ट 0.2 में एक वाइब्रेशन, नेक्स्ट 0.2 में एक वाइब्रेशन, ऐसे ही एक सेकेंड के अंदर कितने कर लेगा, 5 वाइब्रेशन कर लेगा, है ना। एक ही सेकेंड के अंदर वो 5 बार वाइब्रेट हो गया, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या बोल दी बेटा, 5 हर्ट्ज या 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, 1 बाई टाइम पीरियड सॉरी, तो टाइम पीरियड को हम 1 बाई एन। तो फ्रीक्वेंसी के लिए कभी कभी हम लोग फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट कर देते हैं और कभी कभी एन से भी डिनोट कर देते हैं।
इससे आप लोग मत डरना, ठीक है। आगे चलता हूं बेटा मैं, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है इस रिलेशन को याद करने का, ध्यान से देखो। स्पीड क्या होती है, वेव की स्पीड की अगर बात करूं तो आप याद करो कि एक टाइम पीरियड में वो एक वेवलेंथ जाता है। वेव कितनी डिस्टेंस चली जाती है बेटा, एक टाइम पीरियड में वो लैम्डा डिस्टेंस चला जाता है, ठीक। तो क्या डिस्टेंस के लिए लैम्डा और टाइम के लिए टाइम पीरियड लिख सकता हूं? तो VW मतलब वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ लैम्डा बाई टी या फिर लैम्डा इंटू एफ, क्योंकि 1 बाई टाइम पीरियड को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं बेटा। तो V इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। कभी कभी फ्रीक्वेंसी के लिए देखो एफ भी यूज कर लेते हैं, एन भी यूज कर लेते हैं, कभी कभी न्यू भी यूज कर लेते हैं। V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये रिलेशन भी किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेंगी, तो इससे डरना मत। फ्रीक्वेंसी के लिए एफ यूज कर लो, एन भी कई जगह यूज कर लेते हैं, या फिर न्यू भी कभी कभी आपको यूज करता हुआ दिखाई देगा, ठीक। तो क्या हुआ, V इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। वेलोसिटी V ऑफ द वेव इन अ गिवन मीडियम डिपेंड्स ऑन द क्या, इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। वेव को ट्रैवल कराने के लिए वहां पर इनर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इलास्टिक प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, हमने देखा था। तो वेलोसिटी जो है ना वो मीडियम के लिए कांस्टेंट होती है, ठीक। और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। ये हमारे ऊपर है कि किसी वेव को बनाने के लिए मैं 1 सेकेंड में कितने बार जर्क देता हूं। ऑब्वियस है, एक रोप को पकड़ के बेटा आपकी मर्जी है, आप 1 सेकेंड में 1 बार ही करो, या आपका मन है 1 सेकेंड में 2 बार कर दो। ये फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से आ रही है, सोर्स की वजह से। तो ऑलवेज रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक या is characterized by the source which produces the disturbance। आपका मन करा, आपने क्या किया, 1 सेकेंड में 10 बार करवा दिया वाइब्रेशन रोप के एंड को, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स आपने बना दी, 10 वेव्स बना दी। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10 हो गई, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है बेटा, सोर्स पे। हमेशा ध्यान रखो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पे, वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे। ये बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और वेवलेंथ जो है फिर ऑब्वियसली मीडियम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने देखा V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट हो गई, वो सोर्स पर डिपेंड कर रही है, और फिर V और लैम्डा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अब अपने हाथ में नहीं है, तो अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो लैम्डा भी बढ़ जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने एक वेव बनाई और किसी मीडियम में स्पीड कम है तो उसकी वेव इतना ही ट्रैवल करी, और किसी मीडियम में स्पीड ज़्यादा है तो यही वेव इतनी दूर चली जाएगी। तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है बेटा, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ वेव, ये ध्यान रखना। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ वेव। जिस मीडियम में स्पीड कम है, गिवन टाइम में वो इतनी दूर गया, सेम फ्रीक्वेंसी का वेव, और किसी दूसरे में इतनी दूर चला गया, वेवलेंथ उसमें ज़्यादा आ गई। तो जिसमें स्पीड ज़्यादा उसमें वेवलेंथ भी ज़्यादा। क्लियर है? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन दोनों पॉइंट्स पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वेलोसिटी की अगर बात आई है तो वो मीडियम पर डिपेंड करेगी, और अगर बच्चे फ्रीक्वेंसी की बात आई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन यहां पे हम देखते हैं बेटा उसी रिलेशन पे, स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव और वेवलेंथ ऑफ वेव पे, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ वेव इन अ सर्टेन मीडियम इज 960 मीटर पर सेकेंड एंड, ठीक है, इफ 3600 waves pass over a certain point of the medium in 1 minute, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड।
तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो हो जाएगी, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वेवलेंथ इज, हमें वेवलेंथ बतानी है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड निकालना है, ठीक है। तो या तो डायरेक्टली मैं निकाल लूं बेटा कि फ्रीक्वेंसी, कॉमन सेंस से देख रहा हूं यार, 3600, ये नंबर ऑफ वेव्स है 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 60 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 60 हर्ट्ज, ठीक है। ये कॉमन सेंस से भी सोच सकते थे कि अगर 60 सेकेंड्स में कितने वेव्स हैं, 3600 वेव्स हैं, तो 1 सेकेंड में क्या होगा, 60 वेव्स आएगा, और इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी बोल दिया। तो फ्रीक्वेंसी आ गई है हमारे पास। वेव की वेलोसिटी VW भी हमें दी हुई है 960 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा गया बेटा, वेवलेंथ पूछा गया है। तो वेवलेंथ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू, मैंने सिखाया एफ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या, V बाई एफ आ जाएगा। देखते हैं V कितनी दी हुई है 960, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है बेटा हमें 60, ये कैंसिल हुआ। इसको अगर मैं 3 से कट करूँ तो यहाँ पे, पहले 2 से कट कर लेते हैं, ये 2 से कट किया तो 3 बचेगा, और यहाँ पे करोगे तो 4 और 48 आ गया, और फिर इसको 3 1, ये 1 टाइम्स जाएगा 18 यानी 6, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चे 16 मीटर्स। इसकी वेवलेंथ जो होगी वो कितनी लंबी होगी, 16 मीटर्स की एक वेव होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है बेटा, और फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम दिख रही है हमें, तो इसीलिए यहाँ पे वेवलेंथ बहुत ज़्यादा मिली हमें, 16 मीटर्स की वेवलेंथ, सोचो।